इनके ब्रोकर्स हजरात पैसे लेके भाग गए, लिटरली भाग गए। अगर या तो अंधा ट्रस्ट करेगा या बहुत लालच होगी। कहीं रियल एस्टेट वाले ने धोखा लाजमी दिया होगा। ये जो टैक्स चोरी करना चाहती है। 1 करोड़ की रियलिटी क्या है? तो आप कराची के हालात देखें ना, आप घर से बाहर निकलते हो आपको सड़कें नहीं मिलेंगी। प्रॉपर्टी हमेशा ना कॉम्प्रोमाइज से ही बनती है। तो हमारे साथ इस टाइम पे जो साहब हैं उनका नाम है जवाद साहब। ये यजदानी इंटरप्राइजेस उसके ये ओनर हैं। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? आप ठीक हैं सर? कि आप जो पीएम की स्कीम आई है तो आपको इसकी नो हाउ है, कस्टमर के आपके पास कॉल्स आ रही हैं, वो आपसे इसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं? जी बिल्कुल करें। और इंक्वायरीज जो हैं वो आप ये समझ लें कि फ्लैट की फॉर्म में भी आ रही हैं, रिक्वायरमेंट्स है क्लाइंट की कि उनको फ्लैट्स चाहिए हैं। कुछ क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है कि वो अपना घर बनाना चाहते हैं तो वो प्लॉट्स की तरफ भी आ रहे हैं। तो डिपेंड कर रहा है, हर किस्म की इंक्वायरीज आ रही है। और मैं समझता हूँ कि कंपैरेटिवली अगर हम पिछले चंद सालों को देखें तो उस वक्त रियल एस्टेट के हालात काफ़ी, आप कह सकते हैं कि इतने अच्छे नहीं थे। तो अभी हम रुझान देख रहे हैं लोगों का, और सारे जो हैं वो जेन्युइन क्लाइंट्स हैं जिन लोगों को अपने घर बना रहे हैं। तो वो बिल्कुल काफ़ी एजेंट हजरात से रब्ता कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा, तो कोई इस लोन को लेके प्राइस मैनिपुलेशन हो रही है कि मतलब प्राइस की अचानक से स्पाइक आ गई हो, मार्केट एकदम से बढ़ गई हो? मतलब एक चीज जो पहले 50-60 लाख की मिल जाती थी वो अचानक से 80 लाख 90 लाख की हो गई है। असल में देखें हम इसको इस तरह नहीं देख सकते। मामला ये है कि अगर हम अ, अगर चंद साल पीछे जाते हैं तो आप ये देखेंगे 3-4 सालों से तो प्रॉपर्टी में सेल परचेज तकरीबन ना होने के बराबर थी। जी। और उसके रीजंस जो भी हमारे देखिए, माशी हालात प्रॉपर्टी है। मैं यहाँ पे दो किस्म की लेता हूँ। एक प्रॉपर्टी वो होती है एज अ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, हम्म। एक प्रॉपर्टी भी वो होती है जो जेन्युइन क्लाइंट होता है। आप जरा थोड़ा तफसीली बताएं कौन सी प्रॉपर्टी? देखें होता क्या है कि चाहे जेन्युइन क्लाइंट्स हों चाहे इन्वेस्टर हों, जब हमारे मुल्क, देखें हमारे यहाँ ना एक समझ लें कि भीड़ चाल का आंसर रहता है हर वक्त। तो अगर मईशत पे किसी को ट्रस्ट नहीं है ना, तो चाहे वो जेन्युइन क्लाइंट्स हो यानी कि जिनको रिहाइश करनी है, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, तो कोई भी पैसा निकालने से या लगाने से डरता है। ठीक है। तो ये जो असल में ना हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट होती है। अगर हम थोड़ा वाइड एंगल में चीज़ों को जाके देखें तो आज से पहले ये स्कीम नहीं थी। मतलब 4, 4.5, 5 साल पहले जब दूसरी हुकूमत थी, इससे पहले हुकूमत थी, तो उन्होंने भी इस किस्म की स्कीम दी थी। और उसके बाद जब हुकूमत बदली थी तो फिर मामला चेंज थे, माशी तौर पे हमारे हालात बिल्कुल डिफरेंट थे। तो उसके बाद लोगों ने, बैंक असल में इस किस्म के पैसे ऑफर कर रहा था, आपको इंसेंटिव रेट इस किस्म का दे रहा था, तो लोगों ने बैंक में पेमेंट्स रखना शुरू कर दी थी। तो प्रॉपर्टी का रुझान बिल्कुल खत्म हो गया था, चाहे वो जेन्युइन क्लाइंट्स हो चाहे इन्वेस्टर हो। ठीक है। तो अगेन मतलब हर चीज़ की एक कनेक्टिविटी है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की स्कीम आई है और उससे पहले जो है, जो शरह सूद था, जो इंसेंटिव रेट था, वो कम हो गया था। जी। तो वो कम होने के बाद से ये एक एक आप ये समझ लें कि एक बेहतर चीज़ आई है हमारे पास, और जो प्राइम मिनिस्टर स्कीम है, तो लोग अब इस्तेफादा उठा रहे हैं उससे। और इसमें अगेन वो ट्रस्ट फैक्टर होता है, माशी हालात कंप्लीटली डिपेंड कर रहे होते हैं किसी भी सिनेरियो के अंदर। तो इस किस्म का सिनेरियो है इस वक्त कि प्रॉपर्टी में अब सेल परचेज होना शुरू हो गई, लेकिन इन्वेस्टर का रुझान बिल्कुल अभी नहीं है। तो ये इस लोन की वजह से हुआ या वैसे नहीं, ही हो इससे रही है? पहले भी होने लग गया था, इससे पहले भी होने लग गया था। और आप इसको इस तरह लें, अगेन जैसे ही शरह सूद कम हुई थी तो लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था कि अब इस पैसे को किस तरह यूटिलाइज किया जाए पॉजिटिव वे के अंदर, सही। कहीं ना कहीं से कोई इंसेंटिव जनरेट किया जाए। तो प्रॉपर्टी में बाइंग तो शुरू हो गई थी। आपके पास कोई ऐसी अपडेट्स हैं, क्योंकि आप इंटरलिंक्ड हो किसी और रियल एस्टेट एजेंट से, कि किसी को लोन अप्रूव हुआ हो और उसने प्रॉपर्टी ले ली हो, ऐसा कोई? नहीं, हमने काफ़ी केसेस कर लिए हैं। कुछ हमने इसी लोन की देखिए, वजह? हमने स्टाफ लोन पे भी किए हैं अभी केसेस जिन पे स्टाफ लोन अप्रूव हुए हैं। उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर की स्कीम के ऊपर हमने प्लॉट सेल किया है अभी, तो वो हो गया है। देखें अगेन हमें देखना क्या पड़ता है, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। बैंक जब भी कहीं पे भी किसी को भी फैसिलिटेट कर रहा है ना, तो उसको अपनी भी सिक्योरिटी देखनी होती है। जी। ठीक है। तो वो अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ ज़रूरियात होती हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जो बेसिक चीज़ है, आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप फ्लैट ले रहे हैं या प्लॉट ले रहे हैं तो वो लीज होना चाहिए। जी। ठीक है। उसके साथ साथ कुछ एनओसीज होती हैं, डिपार्टमेंट की एनओसीज होती हैं, वो क्लियर होनी चाहिए है।
कोई अगर ऑब्वियसली अगर फ्लैट है तो उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, बिल्डिंग का अप्रूवल प्लान होता है वो होना चाहिए, उस हिसाब से कंप्लीशन हुआ है कि नहीं हुआ, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें अगर मुकम्मल हैं तो आपको लोन सैंक्शन हो जाता है। जी, ये वैसे भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट इस लोन की जो है वो एक प्री रिक्विजिट, एक रिक्वायरमेंट है। एग्जैक्टली। अच्छा, जवाद भाई, कंप्लीशन सर्टिफिकेट तो एक प्री रिक्विजिट है इसका ना, एक रिक्वायरमेंट है। थोड़ा आप ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट, थोड़ा लीज के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि आवाम को एक तरीके से आप बताएं, लोगों को बताएं थोड़ा आसान अल्फाज में कि ये क्या चीज़ है, आसानी से मिल जाते हैं या मुश्किल लगती है, और अगर बिल्डर कोई है या कोई चीज़ ले रहे हैं तो वो किस तरीके से, लीज का तो वो होता है कि गवर्नमेंट लीज होती है, लेकिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिल्डर से कैसे मिलता है और किस तरीके से आपको किधर जाना पड़ता है, मतलब वो विंडो कौन सी है जहाँ पे जाके आपको ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, थोड़ा गाइड देखें, करें। अगर हम नॉर्मली जो आजकल इंक्वायरीज हैं अक्सरियत तौर पे वो आ रही हैं फ्लैट्स के हवाले से, तो हम पहले फ्लैट के पोर्शंस को कवर कर लेते जी। हैं कि फ्लैट में क्या होता है। देखें, जब भी कोई बिल्डर होता है वो कोई भी ज़मीन लेता है तो वो अपने नाम पे लीज करवाता है। अलॉट करवाने के बाद जी। लीज का प्रोसेस होता है। लीज करवाने के बाद वो लोगों को फ्लैट बेचना शुरू कर देता है। सही। ठीक है। अब आइदर वो, अगर हम बैक एंड पे जाएं तो किसी ने इंस्टॉलमेंट पे लिया, ठीक है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है, या किसी ने कैश पे लिया, तो वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर दी जाती है एज अ फॉर्म ऑफ, हम कह सकते हैं जो टर्म यूज करते की जाती है कि बिल्डर ट्रांसफर के तौर पे दे दिया, यानी जी। कि आपके नाम पे अलॉटमेंट इशू हो गया, वो आपके नाम पे फ्लैट हो गया, जी। लेकिन वो प्रॉपर्टी बिल्डर जो है आपको लीज करके नहीं देता। ठीक है। सही। लीज करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारे इदारों की भी। उसके अंदर अगेन वही है कि उनको कुछ एनओसीज और कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ता है, यानी कि जो भी बिल्डिंग बनी है उसका लेआउट क्या था, उसी के हिसाब से सर्वे होकर आपको कंप्लीशन दिया जाता है। तो आप इंडिविजुअल तौर पे कोई भी ऐसा अलॉटी, वो इंडिविजुअल तौर पे कभी भी खुद से किसी इदारे से जाके कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं ले सकता। सही। ये बिल्डर की जिम्मेदारी होती है और बिल्डर ही इसको ले सकता है और वो फिर प्रोवाइड करता है सही। सही। जो भी अलॉटी है। अब जैसे मैं जो बहुत पुराने अपार्टमेंट्स हो जाते हैं, आपने भी देखा होगा, जो पुराने तर्ज के अपार्टमेंट होते हैं जिनको बने हुए 30-35 साल हो गए, तो उसका भी कोई बिल्डर ऑफिस होता है, वहां से जाके आपको लेना पड़ता है? जी, उनका भी बिल्डर ऑफिस होता है, और फिर हमारे पास आप ये समझ लें कि आपको रेवेन्यू से एनओसीज लेनी होती हैं। अगर कंटोनमेंट में आ रहा है तो कंटोनमेंट से आपको एनओसी एनडीसीज लेनी होती हैं। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो इंटरलिंक हैं बैंक की रिक्वायरमेंट से, मतलब बैंक लीज के बाद ये सब चीज़ों की डिमांड कर रहा होता है। तो जब कोई भी परचेज़र अगर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देता है तो लोन सैंक्शन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मुझे एक इस चीज के ऊपर एक और भी यहाँ पे आता है कि एक HBFC का भी होता है, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस के ऊपर ये सेल परचेज होती है, पॉसिबिलिटी है या? देखिए, अगर कोई परचेजर, इसको हम इस तरह लेते हैं कि कोई सेलर है और उसने किसी ज़माने में वो फ्लैट लिया था, HBFC से लोन लेके उसको परचेज कर लिया। अच्छा, HBFC के दो लोन्स होते हैं, एक तो ये होता है वो इंडिविजुअल लेता है, और एक वो होता है बिल्डर हजरात लेते हैं, सही है? तो आप दोनों के बारे में देखिए, बिल्डर हजरात जो लेते हैं ना वो और वो जब हम बिल्डर हजरात लेते हैं तो वो एट द एंड क्लाइंट को ही ऊपर डाल देते हैं असल कि भाई में आपने ही देना है ये। देखें, वो अगर हम जाएं, हम इसको इस तरह देख लेते हैं कि लेट सपोज आपने एक फ्लैट बुक कराया, लेट सपोज 1.5 करोड़ रुपए का आज की तारीख में, कोई भी बिल्डर आपको दे रहा है, तो डिपेंड कर रहा है वो इंस्टॉलमेंट इस किस्म की बनाता है और बताता है वो अलॉटी को कि इस पे इतना जो है वो हाउस बिल्डिंग फाइनेंस है, ठीक है, लोन लिया हुआ है वहाँ से, और इतनी जो ये अमाउंट फ्लैट की, तो वो दोनों को जम करके आपको बताते हैं। ठीक है। और आप जो है वो सारे पैसे बिल्डर को ही दे रहे होते हैं। बिल्डर को ही दे रखते हैं। ठीक है, वही क्लियर करके दे रहा होता है। अब आ जाते हैं इंडिविजुअल के ऊपर। अगर कोई इंडिविजुअल क्लाइंट है या परचेजर है जिसने अगर लोन लिया हो किसी ज़माने में, और अब जाहिर है वो उसकी इंस्टॉलमेंट चल रही है और अब वो सेलर है वो उसको बेचना चाहता है, तो बेचने से पहले उसको आप ये कह लें कि नो ड्यू या नो डिमांड सर्टिफिकेट लेना होगा, मतलब काइंड ऑफ क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होता है HBFC से, और वो उसी सूरत में मिलता है जब आप उसको पे कर दे, यानी कि पे ऑफ कर देते हैं। जिस तरह जस्ट लाइक आप गाड़ी के एग्जाम्पल ले लें, अब आप अगर कोई गाड़ी आपने बैंक से फाइनेंस करवाई है, ठीक है,
तो आप उसको ऑब्वियसली पे ऑफ का एक लेटर मिलता है, बिल्कुल। ठीक है, फिर वो आगे आप फर्दर बेच रहे होते हैं, ठीक है। और अगर आपने वैसे ही बेच दी फॉर एग्जांपल, तो आप किसी जानने वाले को बेच सकते हैं, क्योंकि वो उस बंदे से आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं हो सकती। तो उसके अंदर ये होता है कि हाँ, जो भी मैं इंस्टॉलमेंट दे रहा हूँ, मैं इसको आगे कैरी ऑन करना नहीं चाहता, ठीक है, तो एज अ फ्रेंड और समथिंग जो भी है, तो आप उसको कैरी ऑन करो, तो लेकिन वो उसके नाम पे रहती है। सही तो सही। इसी तरह सिमिलरली, इसी तरह यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि अगर किसी इंसान ने कोई लोन लिया हो एचडीएफसी से, तो उसको पहले क्लियर करना पड़ेगा। जब वहां से क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले लेगा, एनओसी ले लेगा, तो वो आगे बेच सकता है। मतलब एक कस्टमर गया बैंक के पास, उसको एक पसंद आ गई प्रॉपर्टी जिसके ऊपर एचबीएफसी का लोन चल रहा था, तो वो सेलर को बोलेगा एचबीएफसी का लोन क्लियर करो, मुझे एनओसी लो, एचबीएफसी का लोन क्लियर हो गया और अब मुझे बेच दो। एग्जैक्टली इसी तरह। ऐसी मैं समझू इसी इसको। तरह। सही सही। अच्छा जवाब भाई, एक एक सवाल मैं करूंगा ब्रोकर हजरात के मामले से कि देखिए गवर्नमेंट लोन दे रही है, सही है, कस्टमर लोन ले रहे हैं, 15 साल 10 साल के अंदर एक लोन का बर्डन ले रहे हैं, डेट बर्डन ले रहे हैं, गवर्नमेंट अपना पैसा दे रही है, ब्रोकर आ रहे हैं, वो कस्टमर ब्रोकर को कॉल कर रहे हैं, वो उसे फ्लैट दिला रहे हैं और वो अपफ्रंट चार्ज कर रहे हैं अपना कमीशन। तो इस कमीशन जो वो अपफ्रंट चार्ज कर रहे हैं, तो कस्टमर ब्रोकर से क्या क्या एक्सपेक्ट करें, मतलब ब्रोकर से उससे क्या क्या चीजें लेनी चाहिए, और थोड़ा सा एडवाइस करें कि ब्रोकर को कमीशन कब दिया जाए और ब्रोकर को किस तरीके से बैंक के साथ चैनलाइज किया जाए, ताकि जो बैंक की रिक्वायरमेंट है तो वो क्लाइंट के ऊपर बर्डन ना आए, वो ब्रोकर करके दे कि अगर वो कमीशन ले रहे हैं तो वो किस तरीके से, वो थोड़ा आप आवाम को बताएं कि। देखें, यहाँ पे ये मामला होता है कि आप जब किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, किसी भी हवाले से, जो भी फील्ड है, तो आप देखें यहाँ पे हर किस्म के लोग हैं मार्केट में काम करने वाले। कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं काम करने के। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी इसी किस्म की है, और काफ़ी खैर बदनाम भी हर किस्म के लोग हैं जो काम कर रहे हैं। मामला यह है कि अगर आप कोई भी चीज़ परचेज करने जा रहे हैं, तो पहले आप जिस एजेंट से भी काम कराने जा रहे हैं, आप उसकी पहले क्रेडिबिलिटी चेक कर लें। क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे ऐसा भी होता है कि अगर हम बैंक की सूरत में ना देखें, वैसे अगर कोई कैश पर्पस पे भी देखें, अगर कोई इंसान डील कर रहा होता है, तो उसके अंदर जो बेसिक रिक्वायरमेंट, या आप कह लें कि एक जो फ़र्ज होता है किसी भी एजेंट का कोई चीज़ें प्रोवाइड करने का, तो वो नहीं करते। बस उनका मेन पर्पस होता है किसी तरह भी हम डील मेच्योर करें और कमीशन चार्ज करें, और अगर कोई फाइल में कोई मसला भी है तो वो आपस में सेलर और परचेजर देखते रहें। बहुत से केसेस में ऐसा होता है, ट्रांसफ़र भी हो जाता है लेकिन चीज़ें इनकम्प्लीट होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए लकीली, जैसे अगर बैंक के केस के अंदर आपकी डील कभी भी मेच्योर ही नहीं हो सकती जब तक आप उनकी लीगल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे, सही। ठीक है। और यही चीज़ें जो हैं, एजेंट्स बेसिकली बीच में ब्रिज का किरदार अदा करते हैं कि नॉर्मली परचेजर को नहीं पता चीज़ों का। तो इवन तो अगर आपके पास बैंक की वो काइंड ऑफ चेकलिस्ट नहीं भी है, तो भी जो ब्रोकर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करें परचेजर को। तो उसमें अगेन वही सब चीज़ें जो लकीली चेकलिस्ट में होती हैं कि आपके पास ऑब्वियसली कोई प्लॉट या फ्लैट ले रहे हैं तो वो लीज होना चाहिए, ठीक है। लीज होगा, फिर ये जितने सर्टिफिकेट हैं, सर्टिफिकेट वगैरह निकलते हैं, और एनओसी एनडीज वगैरह, एनओसी एनडीसीज वगैरह होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें पूरी एक आप समझ लें कि आपने क्या ट्रेल क्या और एक चेन मिलानी होती है। बताया, सर्च लिस्ट, सर्च सर्टिफिकेट होता है, सर्च सर्टिफिकेट। जो आप रजिस्ट्रार ऑफिस से भी निकालते हैं, यानी कि डीसी ऑफिस जी से जी। निकाल रहे होते हैं, कोर्ट से भी निकल रही होती हैं, दोनों जगह से निकलती हैं। और आप जिस जगह से भी, मतलब जिस बिल्डर से भी चीज़ ले रहे हैं, उसके कुछ वाजिबात होते हैं। जो भी परचेज, मतलब जो सेलर होता है जिसने इतने अरसे से प्रॉपर्टी ओन करके रखी हुई होती है, तो उनके कुछ ड्यूज होते हैं, ठीक है। और आप ये कह लें कंटोनमेंट की एनओसी एनडीसीज होती हैं, यानी कि जिसको हम टीआईपी ट्रांसफर्स कहते हैं, वो होने चाहिए, लगे हुए होने चाहिए। तो अगर नहीं होते तो वो नो डिमांड सर्टिफिकेट आप इशू करवा लेते हैं, उसके जो पैसे होते हैं, जो भी पहले के ड्यूज हैं, वो पे करेंगे, मिल जाएंगे। इसके साथ साथ ब्रोकर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये है कि जब भी कोई प्लॉट या फ्लैट की फाइल सामने आती है ना, तो हमें ये देखना होता है कि जिस बंदे के नाम पे लीज हुआ था या जिस बंदे के नाम पे अलॉट हुआ था, अलॉट होने के बाद किस किस के नाम पे ट्रांसफ़र हुआ है, ठीक है। वो इन अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र लेटर भी हो सकता है, अगर कोई बिल्डर प्रॉपर्टी है, अगर वो लीज नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल लीज से पहले भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं, और लीज के बाद भी हो सकती हैं। उसके अंदर डिफरेंट टाइटल होते हैं, जिसको आप जनरल पावर कह सकते हैं, या सब पावर कह सकते हैं, सील डीड कह सकते हैं। तो ये सारी जो एक आप समझ लें कि ट्रेल जो चेन होती है, ये हमें मिलानी होती है।
किस बंदे से किसके पास गया, उस बंदे से किसके पास गया और अब आपके पास आ रहा है। तो ये बिल्कुल एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये सारी चीज़ें फाइल चेक करके और ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स है पूरी करके जी। आपको प्रोवाइड करें। वैसे इस पीएम लोन स्कीम के अंदर डबल चेक है, मतलब पहले एजेंट देख रहा है, कस्टमर भी कुछ एग्जैक्टली। देख रहा है, फिर बैंक भी देख रहा है, तो ऐसे धोखाधड़ी तो नहीं है, लेकिन असल एक में परेशानी हो जाती है कस्टमर को कि भाई 3 महीने तक एक या 2 महीने तक एक चीज के ऊपर लगे रहे, आखिर में जाके भाई पता चल रहा है कुछ है ही नहीं, तो बस वो टाइम जाया हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा और है। असल ऐसा में इसमें यही है कि जो भी एजेंट्स कुछ अच्छे काम करने वाले लोग हैं, जिनको समझ बूझ है डॉक्यूमेंटेशन की, वो काम कर सकते हैं, ऐसे लोग ढूंढ लें जो भी परचेजर हैं जो लेना चाहते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर वो जल्दी काम कराना चाहते हैं किसी भी हवाले से, तो उनके पास बैंक की जो रिक्वायरमेंट है वो वेरी फर्स्ट डे होनी जी चाहिए। जी अगर वो उनके पास सारी डिटेल होगी तो वो जिस एजेंट के पास भी जाएंगे तो वो पहले ही अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे कि अगर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इवन फ्लैट या प्लॉट परचेजिंग कर रहे हैं या घर परचेज कर रहे हैं, अगर वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही हैं तो वो उस डील की तरफ जाएं तो उनका टाइम बच जाएगा। सही सही। अच्छा, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट में एक बात करूंगा आपसे कि जिस तरह बाहर हम जाते हैं या अब्रॉड की अगर मैं बात करूं, एक डेवलप्ड कंट्रीज जो होती हैं, जिस तरह आप ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं ना, कि आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, वो आपको बुलाते हैं, टेस्ट ड्राइव लेते हैं, फिर आपसे एक रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद जाके आपको एक लाइसेंस मिलता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इस किस्म का कोई रियल एस्टेट ब्रोकरेज लाइसेंस लोगों के पास नहीं है। मतलब मैं अगर चाहूँ, मैं सुबह जाऊँ प्रिंटिंग प्रेस, मैं हम्म। एक अपने कार्ड छपवाऊँ, उसके अंदर लिखूं सलमान, आगे रियल एस्टेट ब्रोकर और सीईओ, मैं ब्रोकर बन गया। तो जरा थोड़ा ऐसे ब्रोकर में और रजिस्टर्ड ब्रोकर में जरा थोड़ा डिफरेंशिएट करें, और कस्टमर किस तरीके से एक रजिस्टर्ड ब्रोकर के से कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि हर कोई बोलता है यार हम रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं और आप हमसे डीलिंग करें। क्योंकि जाहिर सी बात है, रजिस्टर्ड ब्रोकर होगा, उसको कानून पता होगा, उसको पता होगा कि यार लोन की जो एप्लीकेशन आ रही है उसको कैसे कैटर करना है, जो इन्वेस्टर आ रहा है उसको कैसे कैटर करना है, उसका ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, लॉस पता होते हैं उसको। तो आप जरा थोड़ा इसके बारे में गाइड करेंगे? असल में देखें, मैं नहीं समझता कि हमारे पाकिस्तान में इस तरह का कॉन्सेप्ट है कोई रजिस्ट्रेशन का। ना गवर्नमेंट ने पाबंद किया है यहाँ पे। फिर भी जैसे अगर हम अपनी बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि हम मतलब DNFBP एक सर्टिफिकेट है वो हमने लिया हुआ है, जो नॉन मतलब आपके यहाँ जो रियल एस्टेट एजेंट हजरात हैं उनके लिए ये इन्होंने कहा था कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, लेकिन किसी को पाबंद नहीं किया गया। ठीक है। और अगर कोई रजिस्टर्ड है भी तो आप ये नहीं कह सकते कि वो इतना काबिल है कि वो इस चीज़ को प्रॉपरली कर लेगा। ठीक है। जी ये तो पर्सन टू पर्सन चीज़ें वैरी कर रही हैं। और ना यहाँ पे डिपार्टमेंटल वे में अगर देखें तो किसी को पाबंद तो किया ही नहीं गया। तो ये मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, हम इनकरेज करते हैं और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट लेवल पे अगर हम कोई भी इंसान अगर किसी भी पैसे की लेन देन कर रहा है, ट्रांजैक्शन कर रहा है, और ऑब्वियसली किसी भी इंसान की जमा पूंजी होती है, चाहे वो 1 करोड़ पे हो, 50 लाख हो, कोई भी अमाउंट है, वो चीज़ लेने जा रहा है, तो इस किस्म की स्कूलिंग होनी चाहिए। और इस किस्म की चीज़ें हों जिससे वो सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी हो जाए। लेकिन जी। अभी हम इस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखते नहीं। दूसरा, बाहर से कंपैरिजन करना एक हम अभी थर्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, बहुत मामलात हैं अभी तो। बहुत देखिए, सारी चीजें बहुत बेहतर होना, सारी चीज़ें फिर उसके हैं, बाद ही आएगा। फिर चीज़ें आएंगी। और दूसरा देखें, लोग भी नहीं चाहते अपने आप को अपग्रेड करना। जी। लोग भी अच्छा रिवायती। जवाब भाई, आपसे अगर मैं थोड़ी बात कट कर रहा हूँ, आप कब से इस फील्ड में? देखिए, हम काम कर रहे हैं 2017 से। अच्छा, 2017 से आप काम कर रहे हैं। अब आपने एक रियल एस्टेट बूम देखा होगा जो कि आया था 2021 2022 में, सही है? एग्जैक्टली। वो 2023 2024 तक चला। उसके बाद से एकदम से डाउनफॉल आया है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे व्यूअर्स भी इस बात को रिलेट करेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ब्रोकर्स हजरात पैसे लेके भाग गए, लिटरली भाग गए, डिफॉल्ट हो गए हैं वो, उनकी पैसे लेके भाग गए हैं, प्रॉपर्टीज में घपले कर दिए हैं, बहुत सारे बिल्डर्स चले गए हैं। कुछ ऐसे ब्रोकर हैं जो आज इन कोर्ट में है, जिनके अगेंस्ट लोगों ने केसेस किए हुए हैं, वो जेलों में हैं। तो आप बैठे हुए हैं, तो अब ये देखें कि इतना बड़ा एक स्कैम हो रहा है, सबके सामने हो रहा है, कितने लोगों की कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे इसको करेक्ट नहीं, करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा हुआ था, और अगर ऐसा हुआ था तो मतलब होना चाहिए ना, कि अगर इस तरीके से हो। असल में देखें, हमारे यहाँ पे ना, आपको पता है, अगर अभी प्रॉपर्टी रुकी हुई है तो, या अभी चलने लगी है, इतने अरसे से रुकी हुई थी। देखिए, हम लोग ना, या शायद सारी नेशंस, शायद दुनिया की सारी कौमें इसी किस्म की होती हैं जो
टैक्स चोरी करना चाहती हैं। सही ठीक है। सही दूसरा एक अगर हम देखें सिस्टम में अभी भी एक फ्लॉ है, वो ये है कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं लेट सपोज 50 लाख रुपए की, तो उसकी डीसी और एफबीआर वैल्यू तो कुछ और है। ठीक है, वो हो सकती है 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कोई प्लॉट ले रहे हैं आप 1 करोड़ रुपए का, हो सकता है उसकी एफबीआर की वैल्यू हो 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए। डिपेंड कर रहा होता है किस एरिया के अंदर ये प्रॉपर्टी है, किन एरियाज के अंदर है। ठीक है, अगर हम एलीट एरियाज की बात करें, लेट सपोज अगर हम डीएचए की बात करते हैं, वहाँ पे बिल्कुल अलग सिनेरियो है। ठीक है, कैंट एरिया की बात करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो है। कुछ सोसाइटी स्कीम 33 की, कुछ सोसाइटी किसी आप समझ लें जोन में फॉल कर रही है, A1 कैटेगरी में आ रही है, ए में आ रही है, बी में आ रही है, उसी हिसाब से टैक्सेस होते हैं। तो सिस्टम का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, लेकिन उसी हिसाब से एफबीआर ने लेट सपोज अगर 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, उसकी एफबीआर वैल्यू 15 लाख है, तो 15 लाख के हिसाब से कोई परचेजर है तो वो 1-1.5% जो भी टैक्स है उस वक्त के हिसाब से वो पे कर देता है। बीच में 3% था, अभी जो भी चल रहा है। तो मामला ये है कि ये मतलब ये एक डिबेटेबल चीज़ है, हम इसके ऊपर अगर जाएंगे तो पता नहीं बात कहाँ से कहाँ निकलेगी। सही सही लेकिन मकसद ये है कि जो भी लोग इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व थे या वो ट्रैप हुए, तो देखिए हमेशा मैं ये समझता हूँ कि दो ही चीज़ों से इंसान किसी भी जवाब मैं मुश्किल में इस आता है। चीज से रिलेट कर रहा हूँ जो मैंने आपको बताया कि उनके पास लाइसेंस नहीं थे, वो जाहिर सी नहीं, बात मैं है नहीं वो। समझता, नहीं ये बातें नहीं होती। देखिए मैं लाइसेंस को डिस्करेज नहीं कर रहा, इवन तो हम रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं, लेकिन मैं इसको डिस्करेज नहीं कर रहा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जिन्होंने लाइसेंस लिया हुआ है वही सही है, ऐसा नहीं है। मार्केट के अंदर लोग 30-35 साल से 40 साल से काम कर रहे हैं, बहुत मतलब अच्छा कोई काम कर रहे हैं। वो नहीं है ना कि हिट एंड ट्रायल है ना, आपने किसी को कांटेक्ट किया, सही निकल गया, नहीं है, नहीं निकला तो फिर आप देखिए बस उसके लिए देखिए अगेन मैं आपको बताऊं, दो चीजों से इंसान फंसता है कोई भी काम कर रहा है, या तो अंधा ट्रस्ट करेगा या बहुत लालच होगी। अच्छा अच्छा ठीक है, दो चीजें जिंदगी के अंदर, अगर आप बहुत ज्यादा लालच कर रहे हैं, ग्रीडी हैं अगर आप, तो आप ट्रैप होंगे। और अगर आप बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं, ट्रैप होंगे। सिंपल से देखें, जिंदगी का फार्मूला ये। इसी तरह अगर जो भी रियल एस्टेट हजरात ने अगर किसी भी हवाले से कोई मामलात किए हैं, तो हो सकता है कि कोई काइंड ऑफ पॉन्जी स्कीम चला रहे हो वो। ठीक है, हो सकता है कि जिस चीज की इतनी वर्थ ना हो वो चीज उन्होंने बेची हो उतने पैसों के अंदर। ठीक है, जी जी हो सकता है कि लालच का आंसर इतना ज्यादा मौजूद हो कि जो भी परचेजर हो उसको ये बताया गया हो कि भाई ये आज आप अभी ले लें इतने की, लेट सपोज 20 लाख रुपए की, और ये मैं आपको विद इन अ मिनट 50 लाख की बेच के दिखा दूंगा। कुछ भी पॉसिबिलिटीज हैं, तो जी। वो वेरी करती हैं कंडीशंस के ऊपर। अच्छा, कोई ऐसा पोर्टल है जहां पे हम कंप्लेन कर सकते हैं? कोई आपकी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि हम किसी ब्रोकर के खिलाफ जाके, जिस तरह मैं बैंक की बात करूं, अगर बैंक हर्डल्स देता है कस्टमर को कि लोन नहीं दे रहा, गवर्नमेंट ने कुछ बोला है, और बैंक बीच में बिला फालतू की एक टर्न, तो हमारे पास होते हैं अम्बड्स पर्सन ना, मोहतसिब होते हैं बैंकों को कैटर करने के लिए, कि अगर बैंक में कोई आपके साथ मिसहैप हो जाते हो और आप राइट पे हो और बैंक आपके साथ कहीं रॉन्ग कर रहे हैं, तो आप जाते हो, एक कानूनी दरवाजा है जो कि फेडरल अम्बड्स पर्सन जिन्हें वफाकी मोहतसिब जिन्हें आप कहते हैं, आप उनके पास जाके कंप्लेन करते हो, वो आपका वो लेते हैं, केस हैंडल करते हैं, और अगर आप राइट पे होते हो वो आपको आपका राइट दिलवाते हैं। तो ऐसा कोई रियल एस्टेट के अंदर है कि भाई हमें अब मैं हमारा कोई असल में दिलवाओ, देखें कोई मोहतसिब हो कोई, या असल सिर्फ मैं सिविल कोर्ट ही है मेरे पास असल वो में मैं जगह? समझता हूँ कि हम किसी भी इदारे के बारे में या किसी की परफॉर्मेंस पे कोई बात नहीं कर सकते, जी और मैं किसी इदारे का नाम भी नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन बस आप ये समझें कि आप चाहे किसी इदारे में कंप्लेन करें, या आप जिस चैनल से भी घूम कर आएँ, या आप जो भी आपके एरिया के एसएचओ या डीएसपी हैं उनके पास जाके कंप्लेन करें, लेकिन हर चीज़ का जो सोल्यूशन होता है ना, आपका वो कोई टेबल टॉक से पर्टिकुलर होता है। इदारा नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन हो कि चलो भाई कुछ नहीं हो मैं इसको ब्लैक लिस्ट कर दूंगा, कि हम इदारा ब्लैक लिस्ट कर देखिए देते रियल हैं टाइम कि एनवायरनमेंट के अंदर अगर हम देखें ना, तो मतलब आप लोग अपना एक भाई सोशल अगर आप बायकॉट आबाद कर के लो? पास भी जा रहे हैं, किसी के पास भी जा रहे हैं, अगेन बात यह है कि हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है ना वो बहुत मुश्किल है। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी फ्रूटफुल आपको कोई रिस्पॉन्स दे सके। ठीक है, आपको तकलीफ उठानी पड़ती है और आखिर में टेबल टॉक होती है। मेरे ख्याल में जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, जो भी सुन रहे होंगे, तो मेरे ख्याल में हर 2 में से या 3 में से 2 बंदे ऐसे जरूर होंगे जिनको कहीं ना कहीं रियल एस्टेट वाले ने धोखा लाजमी दिया होगा। बिल्कुल ऐसा ही। सही है, दिया होगा ना। वो आज भी काम शायद कर रहे हो, वो कल भी काम करते रहेंगे। देखिए सही है, अगेन अब बंदा यही बोलता है कि यार मैं अपने 10-15 लाख रुपए के लिए कहाँ कोर्ट में जाऊं, कहाँ इन इदारों में जाऊं, बंदा छोड़ देता है। ऐसा ही। आपका कोई ऐसा नहीं है कि यार हम सोशल बाइकआउट करेंगे ऐसे लोगों का?
कि यार आपकी फील्ड है, आपके लोगों का, आपका इंडस्ट्री का, फर्टर्निटी का नाम खराब हो रहा देखिए है। आप यकीन करें कि ये सारे मामला ना हर फील्ड के अंदर होते हैं, ठीक है, चाहे आप रियल एस्टेट की बात करें, किसी भी फील्ड की बात करें, और काली भीड़ें सब जगह हैं। लेकिन बस मैं यही कहूंगा कि अगर आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं आजकल, तो आप ये देखें हमारे पास इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप मैं नाम ले सकूं, खैर उनकी तशहीर हो जाएगी, ज़मीन.com की अगर हम बात जी। करते हैं, वो अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। आप यकीन करें ओवरसीज क्लाइंट जो हैं वो भी अगर उन्होंने कोई अपनी प्रॉपर्टी ली हुई है, तो वो मोर और लेस काइंड ऑफ ये कह सकते हैं कि तकरीबन तकरीबन किसी हद तक वो लोग इंफॉर्मेशन प्रॉपर गैदर कर ही लेते हैं, ठीक है। सही वो सही। अलग बात है कि कोई चीज़ ज़मीन.com के ऊपर जो भी एजेंट है वो किस हिसाब से किसी भी प्रॉपर्टी को दिखा रहा है, हो सकता है कि वो कम पैसे लगा रहा हो या ज़्यादा पैसे उसके अंदर अपडेट कर रहा हो, लेकिन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सही सही। तो अगेन अगेन अगर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रीडी होंगे, तो नुकसान उठाएंगे। अपनी चीज़ों की कंफर्मेशन करें कोई भी परचेज करने से पहले, तो आपको नहीं होगा धोखा सही। इंशाल्लाह। अच्छा, ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात थी इस लोन सेट के। अच्छा, मैं आपसे पहले ना एक गेस्ट थे मेरे जिनको मैंने लिया था, वो बैंकर थे, तो उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी यूज की थी लीन, LIEN गालिबन। तो आप थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन करें, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आप ना ये ज्यादा बेहतर रहनुमाई इसके अंदर आपकी रियल एस्टेट वाली की दे सकेंगे, तो आप बताएंगे लीन का। देखिए लीन से मुराद ये है कि परचेजर और बैंक के दरमियान एक एग्रीमेंट हो जाता है, ठीक है, जिसके लिए बैंक टर्म यूज करता है कि लीन मार्क कर दिया है हमने, ठीक है। आप इसको दूसरे वे के अंदर मॉर्गेज डीड भी कह सकते हैं, सही। जो जैसे मैंने आपसे कहा कि एक एग्रीमेंट साइन हो जाता है, और उसमें ये टर्म्स होती हैं कि जितने भी अरसे का आपका लोन सैंक्शन हुआ है, जो भी पॉसिबिलिटी अंदर, वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितने भी अरसे का है, ठीक है, तो वो एक मॉर्गेज डीड बन जाती है, प्रॉपर्टी आपके नाम पर हो जाती है, सही लेकिन वो मॉर्गेज होती है बैंक के पास, काइंड ऑफ कहते हैं गिरवी होती है, ठीक है, उस वक्त तक जब तक आप ये लोन अदा नहीं कर देते। सही। जिस दिन वो लोन अदा कर दिया आपने, तो क्योंकि वो मॉर्गेज डीड बनी हुई होती है, आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएगा, बैंक आपको लेके जाएगा और एक रिडम्पशन डीड बना देगा, सही यानी कि अब आपके ऊपर कोई वाजिबात नहीं है और ये प्रॉपर्टी आपकी हो गई, सही। ठीक है। अच्छा, इस दौरान ऐसा नहीं होता कि आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते, आप प्रॉपर्टी में रह रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं, लेकिन आप उसको बेच नहीं सकते, सही। ठीक है। बेच आप उसी सूरत में सकते हैं जब आपका लोन क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और यानी कि रिडेम्पशन बन जाएगी, रिडेम्पशन बन गई तो आपकी वो प्रॉपर्टी हो गई फिजिकली भी, और आप उसको बेच सकते हैं, आप आज़ाद हैं, मतलब आजाद ये हो होता जाते है हैं। जी। सही सही। तो ये हर बैंकिंग के जो भी लोन होते हैं, चाहे वो एग्जैक्टली, PM लोन हो या जो भी। कोई भी लोन होगा उसका प्रोसेस यही है। सही सही। और घर, मकानों में भी, घर के अंदर, एग्जैक्टली, फ्लैट के कोई अंदर। भी प्रॉपर्टी उसको आप इसी तरह यूटिलाइज करते हैं। बैंक को देखें, बैंक को आ, आप ये कह लें कि सिक्योरिटी चाहिए ना, उसने बिल्कुल। आपको पैसे भी दे दिए और आपके नाम पे प्रॉपर्टी भी कर दी, तो वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट इन शॉर्ट आप कह लें कि आपके हवाले नहीं करता, सही सही सही। इस तरह टाइटल का। आपका ही होता है, प्रॉपर्टी एग्जैक्टली, के कागजात उनके पास होते हैं बिल्कुल और ऐसा, प्रॉपर्टी पे लीन मार्क हो जाता एग्जैक्टली बिल्कुल है। ऐसा सही होता सही। है। और ये लीन मार्क कहाँ पे होता है, मतलब ये। देखिए टर्म है ये, नहीं टर्म, नहीं, कि कोई इदारा करता है या कहीं आप जाते हो। ये डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, बैंक आपके डॉक्यूमेंट्स बनाता है, और जिस एरिया में भी जा रहे हैं वहाँ पे डीसी ऑफिस होता है, DC जिसको हम ऑफिस से रजिस्ट्रार बनता ऑफिस है, भी कहते हैं, ठीक रजिस्ट्रार है, ऑफिस। एग्जैक्टली, मतलब मैं अगर सेंट्रल की प्रॉपर्टी, मैं सेंट्रल में रहता हूँ, तो मैं सेंट्रल के DC ऑफिस जाऊंगा एग्जैक्टली, और वहां से ये बनवाऊंगा। और अगर एग्जैक्टली, कोई साउथ में रहता है, कोई वेस्ट जो में, भी तो जो भी जोन पड़ रहा है, जो भी उसके एरिया पड़ रहा है, DC ऑफिस उसके से, डिप्टी डीसी ऑफिस कमिश्नर में ऑफिस, जाके ये कमिश्नर ऑफिस जो आप कह रहे एग्जैक्टली हैं, ये वहां से होता ट्रांजैक्शन है। वहाँ पे होती सही है। सही सही सही। अच्छा जवाद भाई, मुझे एक बात बताएं, अप टू 1 करोड़, 1 CR लोन है ये PM का। 1 करोड़ की रियलिटी क्या है? अगर फ्लैट की टर्मिनोलॉजी में बात करूं, मैं घर की टर्मिनोलॉजी में बात करूं, या मैं आपसे पूछूं कंस्ट्रक्शन की, तो आप तीनों को जरा एक्सप्लेन करें। 1 CR का लोन है, थोड़ा सा आपको भी शायद पता हो, फ्लैट है, 1500 स्क्वायर फीट मैक्सिमम है उसकी रेंज, और अगर आप घर ले रहे हैं तो वो 2500 स्क्वायर फीट है गालिबन। और कंस्ट्रक्शन के अंदर वो आपकी 1 CR तक जो आप कंस्ट्रक्ट करवा लो प्लॉट आपका होगा। आप थोड़ा देखिए रियलिटी बताएं। थोड़ा सा मुश्किल टास्क है ये। आजकल अगर हम देखें जिस हिसाब से इन्फ्लेशन है या महंगाई है, तो 1 करोड़ रुपए की अमाउंट बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 10 मिलियन के अंदर कोई चीज़ परचेज नहीं कर सकते। इसके अंदर यह है कि परचेजर को मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा आप कह लें कि कॉम्प्रोमाइजिंग मोड ऑन करना चाहिए, ठीक है, मतलब अगर उसको इस फैसिलिटीज को अवेल करना है तो उसको कोई बहुत ज़्यादा या अप टू द मार्क चीज़ नहीं मिलने वाली, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो यूटिलाइज नहीं कर सकता।
मार्केट में बेतहाशा चीज़ें हैं और आप वो खरीद सकते हैं। अब इसके अंदर होता ऐसा है कि अगर हम फ्लैट की बात करें तो 1500 स्क्वायर फीट का तो मैं नहीं समझता कि कोई भी इंसान 1 करोड़ रुपए में उसको 1500 स्क्वायर फीट का फ्लैट मिल जाए। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ये, ठीक है। अगर मिल रहा है तो वो बहुत ही कोई बुरी हालत में होगा, सही। सस्ता हालत में होगा। हाँ, 900, 950, 1000, 1100 स्क्वायर फीट का मिल सकता है उसको, ठीक है। लेकिन बिल्डिंग बिल्कुल नई नहीं होगी। मतलब अगेन कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या लेकिन तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा या अपनी जेब से पैसे डालने पड़ेंगे। एग्जैक्टली इसी तरह अगर हम प्लॉट की बात करते हैं या घर की बात करते हैं तो प्लॉट ऐसी ही जगह पे मिलेगा। देखिए प्लॉट पे नहीं दे रहा, कंस्ट्रक्टेड हाउस या कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्टेड हाउस भी आपको मिल सकता है। आप बिल्कुल नई सोसाइटी जो गैर आबाद सोसाइटीज हैं, ठीक है, आप वहां पे ले सकते हैं। आपको आप समझ लें 35-40 लाख रुपए में 120 गज का लीज प्लॉट मिल जाता है, हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आबादी नहीं होगी उस सोसाइटी में, आबादी नहीं होगी, सराउंडिंग आबाद होगी, बिजली पानी गैस कुछ भी नहीं होगा। अच्छा। लेकिन आप की जगह लीगल होगी, 2 नंबर प्लॉट नहीं होगा, कब्जा नहीं होगा, आप प्लॉट लें। बिजली पानी गैस का क्या करेंगे? देखें अगेन हर चीज पे मैंने कहा ना आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आजकल बिजली वैसे ही बहुत महंगी है, जरूरत नहीं है कॉम को बिजली की। मतलब अगर हम बिल्कुल देखें विद सीरियस नोट बात करें ना, अगर जी, हम जी। और आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट अगर बात करें, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है, आप माशी तौर पे स्ट्रांग नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि हम इतने से सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, उस जंग के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं। बिजली आप मेरे ख्याल से 60-65 रुपए यूनिट है, अगर हम इंक्लूडिंग टैक्स की बात करें। तो कोई भी बंदा शायद एसी तो अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर वो एसी एक एसी भी यूज करता है, शायद 35-40 हज़ार रुपए तो उसका बिजली का बिल आ जाएगा। तो आप सोलर लगाएं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, बिजली बचाएं और सोलर लगाएं, आपकी जिंदगी सोलर पे बहुत अच्छी गुजरती है, कोई मसला नहीं है। गैस का सिलेंडर लगाए और पानी गैस का आप देखें टैंकर ना, डलवाए। आपके घर में कितने, मतलब कि हर वक्त गैस आती है। मैं सुबह नाश्ते के लिए बहुत परेशान होता हूं तो सिलेंडर ला के रख दिया, ठीक है। सिलेंडर पे हम मतलब ज्यादा कन्वीनियंट है, आसानी है, बस उसके लिए कुछ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, वो हमने सारी जो प्रिकॉशंस हैं उस पर अमल कर रहे हैं, तो बस यूज कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। तो कंप्लेन करने का फायदा नहीं है। कंप्लेन करें या तो कंप्लेन करें, ठीक है, माशरे से बदजन हो जाए, ठीक है, मुल्क को बुरा कहें। मुल्क हमारा बहुत अच्छा, हम ही लोग हैं, हम ही लोगों ने बेहतर करना है, तो उसके लिए कोशिश हो रही है, कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जहाँ पे जो फैसिलिटी नहीं है वो खुद ही उसको पैदा करते हैं, कर लेते हैं। पानी भी आप देख लेना, हमारे आप कराची में घूमे, हम कराची में रहते हैं, देखिए हम लोग कराची के रियल एस्टेट एजेंट हैं, जी। हम पंजाब में नहीं रह रहे। तो आप कराची के हालात देखें ना, आप घर से बाहर निकलते हैं आपको सड़कें नहीं मिलनी, खड्डों में हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो क्या हो गया? कोई मसला नहीं है। देखें अपनी जिंदगी खुद ही आसान बनानी है, कंप्लेन करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, कोई फायदा वायदा यहाँ पे नहीं है। तो खुद ही बेहतर करें अपने आप को, मतलब दिल चलाने से बेहतर है कि खुद ही मेहनत करके कुछ अच्छा कर लें। जवाब भी ऑप्टिमिज्म अच्छा लगता है अल्फाजों में, सही है ना, लेकिन जब रियलिटी में एक बंदा मकान लेता है, करोड़ों इन्वेस्ट करता है, फिर वो जाके रहता है तो बोलता है यार जिंदगी में सुकून होना चाहिए। देखें एक बात बताओ बड़े मजे की, तो ये जो इस वक्त किताबी बातें लग रही है ना, ये हम खुद भी इसी पे अमल कर रहे हैं। आप हमारे ऑफिस आए, ठीक है, हम जहाँ पे रह रहे हैं, जहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे सब ऐसे ही हालात है, ठीक है। इस वक्त मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी भी सोसाइटी का, ठीक है। तो हम जिस बजट के या हम काइंड ऑफ जिस प्राइस ब्रैकेट में चीज लेना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें इसी किस्म की चीजें मिल सकती हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए हम लोग ना हर चीज के अंदर नेगेटिविटी ढूंढते हैं। मतलब आप इन शॉर्ट ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बेसिक नेसेसिटीज नहीं है किसी सोसाइटी का, लेकिन सोसाइटी अच्छी है, तो आप देखिए बिस्मिल्लाह सोसाइटी करो और आ जाओ। अच्छी, देखिए सोसाइटी अगर हम बात करेंगे सोसाइटी अच्छी है, तो सोसाइटी अच्छी होने के लिए कुछ बुनियाद होनी चाहिए ना। बुनियाद में बना देखिए दी मैं चलो। सिर्फ ये कहूंगा कि सोसाइटी अच्छी से मुराद ये है कि मैं जिस जमीन पे घर बनाने जा रहा हूं उस जमीन पे कोई लीगल केस नहीं है, कोई आके आपको घर से बाहर नहीं निकालेगा कि आपने गलत जगह पे प्लॉट लेके घर बना लिया, ये बात हो रही है, ठीक है। बाकी पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस है। अगर आप मुझे बताएं ना, आप चाहे 1 करोड़ रुपए हो या 2 करोड़ रुपए हो, चलो हम 2 करोड़ की बात करते हैं, आप 2 करोड़ रुपए के अंदर किसी भी ऐसी सोसाइटी पे जहां पे बिजली पानी गैस है, आप घर बना ही नहीं सकते, ले ही नहीं सकते। मतलब ये एक आप कह लें रियलिटी है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ रुपए हैं आपके पास, आप घर नहीं बना सकते, आप हमारे पास आ जाएं, मैं आपको चीजें रेकमेंड करूंगा। आपको लोकेशन में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है, जो एरिया है आपको उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक जो है। आपने शुरू में बोला कि कॉम्प्रोमाइज करोगे तो ये हो देखिए जाएगा। प्रॉपर्टी हमेशा ना कॉम्प्रोमाइज से ही बनती है। आप अपने अगर आप पीछे आते हैं अपने पेरेंट्स को देखें, आप आज जिन इलाकों में रहते हैं, लेट सपोज हम फेडरल बी एरिया की बात कर लें, ठीक है, या हम
जौहर की बात कर रहे हैं, गुलशन की बात कर लें, स्कीम 33 तो चलो बहुत से लोगों ने आबाद होते हुए देखा है। अगर हम पीछे जाते हैं, आज से 30 40 45 50 साल भी जाते हैं, जब पेरेंट्स हमारे जिस जमाने में यंग थे, तो आप उनसे पूछ लें कि उन्होंने प्रॉपर्टी कितनी मुश्किल से बनाई है। आप जिस जगहों पे रहते हैं जो आज इतनी आबाद दिख रही है, गुंजान आबाद दिख रही है जगह आपको, वहां पे हाल तो देखें क्या होता, जंगल होता था वो। तो प्रॉपर्टी ऐसे ही बनती है। आज आप वहां पे 3.5 4 करोड़ रुपए फेडरल बी एरिया के घरों की बातें कर रहे हैं, छोटे से घर की, जो डिमोलिश कंडीशन में घर होता है। तो ये तो देखें कि उस वो यहां तक पहुंचने में उसको कितना अरसा लगा है, तो आज उतने की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऐसे ही बनती हैं। बस ये है कि हमारे हम आज जिस मतलब हम काइंड ऑफ कह सकते हैं, जो जनरेशन है, हमें शायद तकलीफ लेनी नहीं उस तरह। लेकिन मैं समझता हूं कि अपने आज को या बल्कि अपने कल को बेहतर बनाना है तो आज को तकलीफ में डालना पड़ेगा, वरना आज भी नहीं सुधरेगा ना कल सुधरेगा। और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 1 करोड़ में 2500 स्क्वायर फीट हाउस रेडी हो जाएगा। हम सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं या प्लॉट परचेजिंग की बात कर रहे हैं? प्लॉट मैंने परचेज किया हुआ है। हाँ, तो अब आप इजीली बना सकते हैं। मेरे हिसाब से आप बी क्वालिटी का घर बना सकते हैं 1 करोड़ रुपए में। अगर हम इसको एलिबरेट करें तो आप ये समझें कि आप बी क्वालिटी का घर तकरीबन, हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें, ग्राउंड प्लस वन की बात करें, 2500 स्क्वायर फीट ओवरऑल। 2500, तो फिर ग्राउंड प्लस वन की बात हो गई, तो हम बना सकते हैं 85 लाख रुपए के लगभग। ये 2500 स्क्वायर फीट 120 गज के 120 अंदर गज की बात हो रही है, और हम बात कर रहे हैं ग्राउंड प्लस वन की, तो इतना ही मोरलेस इतना ही स्क्वायर फीट बनता है। हम टावर टंकी को साथ में अगर मिला लें तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। और आप बी सोलर क्वालिटी से मुराद क्या है, चलेगा? ऐसा तो नहीं है कि देखिए, बी क्वालिटी से मुराद ये है कि आप पोर्टा की सैनिटरी यूज़ ना करें, आप घर पे 2500 3000 2000 वाला टाइल यूज़ ना करें, बड़े टाइल यूज़ ना करें, आप वेरोना का मार्बल लगा लें। ठीक है, सही। आपको 40 45 रुपए से 60 रुपए में मिल सकता है। ठीक है, सही। एवरेज मार्बल आप वो लगा के कर लें। आप वॉशरूम में वैनिटी ना बनाएं, वैनिटी की एक इटसेल्फ कॉस्ट होती है, आप बस सिंक लगा लें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे हो जाएगा। आपको दरवाजे बहुत अच्छे नहीं लगा सकते आप। ठीक है, लिटरली अभी बहुत से लोग इख्तलाफ भी करेंगे कि 85 लाख में बी क्वालिटी का घर क्या क्यों बन रहा है, ए क्वालिटी का बनना चाहिए, लेकिन जब वो कंस्ट्रक्शन करेंगे उनको अंदाजा होगा। हम आप ये समझ लें कि जितना भी अभी टेन्योर गुजरा है पिछले 5 साल से या 6 साल से, तो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हर टाइम के अंदर। ठीक है, तो हमें बिल्कुल आइडिया है। सीमेंट की बोरी आप समझ लें, जब 600 रुपए की 550 की थी, 700 रुपए की होगी, 770 की होगी, आज 1400 1500 रुपए की है। सरिया भी इसी तरह महंगा हो गया, ब्लॉक बहुत महंगा हो गया। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है कंस्ट्रक्शन का। आप कह सकते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव है, तो बी क्वालिटी ही बना सकेंगे। बी क्वालिटी। आप ये समझते हैं कि इस लोन की वजह से एक जो रियल एस्टेट सेक्टर था, जो काफी दिनों से हर्डल में था, मतलब मुश्किलात का सामना कर रहा था, थोड़ा सा आएगा लोगों की मतलब ऐसे ब्रोकर हजरात की या कंस्ट्रक्टर्स की कोई होगी, इनको भलाई होगी इनकी कि ये देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर बेहतर हो रहा है, और बेहतर होने का रीज़न अगर कोई बंदा ये समझता है या कोई भी आम इंसान ये समझता है कि उसका रीज़न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का लोन है, तो वो गलत फहमी का शिकार है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, माशी तौर पे ना हमारा मुल्क जिस सिचुएशन पे है या जिस कंडीशन पे है ना, तो हर चीज़ का इम्पैक्ट होता है। काइंड ऑफ आप ये कह सकते हैं कि आज से पहले अगर हम बात करें कि एक गाड़ियों की इंडस्ट्री होती थी। ठीक है, गाड़ियाँ जो है ना ओन पे बिकती थी बहुत ज़्यादा। ठीक है, लोग गाड़ियों में इन्वेस्ट करते थे, तो गाड़ियों की इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ अब उस तरह रही ही नहीं है। अगर आप सोचें 1 करोड़ रुपए में आपको अच्छी गाड़ियां मिल रही हैं, हालांकि 1 करोड़ बहुत पैसे हैं, लेकिन 1 करोड़ रुपए में जब से चाइना आया उसने अच्छी गाड़ियां देना शुरू कर दी, आप इलेक्ट्रिक गाड़ी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो वो पैसा भी बहुत ज्यादा रियल एस्टेट सेक्टर में पहले से आने लग गया। ऐसा नहीं है, मतलब 1.5 साल से पैसा आ रहा है। कुछ लोग हैं जिनका जो बोल रहे हैं कि हमें पैसिव इनकम जनरेट करनी है, तो लोग घर, ऐसा नहीं कि घर बना के बेच रहे हो, वो खुद यूटिलाइज कर रहे हैं उन घरों को। ठीक है, क्योंकि प्लॉट भी सस्ते थे और कंस्ट्रक्शन आज से 2 साल पहले अलग रेट थे, तो लोग आना शुरू हो गए। इसी तरह अगर हम और भी चीज़ें देखें, बैंक के हिसाब से अगर हम देखें कि बैंक ने पहले आपको बहुत ज़्यादा इंसेंटिव दे रहे थे, अब वो बैंक भी इंसेंटिव नहीं दे रहा, तो देखें कहीं ना कहीं पे लोगों ने सेकंड इनकम तो जनरेट करनी होती है। तो लोग ऑलरेडी ही इस तरफ आ रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं से रेंटल इनकम जनरेट करनी है, तो वो या तो प्लॉटों की सूरत में या घर की सूरत में या फ्लैट की सूरत में अवेल कर रहे हैं और उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। जवाद भाई, मुझे एक अपना फाइनल वर्डिक्ट बताएं, एक फैसला सुनाएं अपना कि ये लोन जो है ये लोगों को अवेल करना चाहिए और कैसी अपॉर्चुनिटी है, और इसके बारे में तो थोड़ा बताइएगा तफसील से, ताकि आवाम को थोड़ा पता चले कि ये क्या है
देखिए, एक तो हम खैर इस काबिल नहीं कि हम कोई फैसला सुना सके, लेकिन हम नहीं, हाँ वैसे बिल्कुल हम ही है, अपनी राय बिल्कुल दे सकते जी, हैं। राय दे राय बिल्कुल। दे सकते हैं। और देखिए, लोग आजकल जो है ना, आप कह लें कि एआई का दौर है, और आपको कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो आप फिंगर टिप्स पे कर सकते हैं। आपको इतने प्लेटफॉर्म हैं जो आपको अच्छी एडवाइस देते हैं। शायद वो किसी भी, चाहे वो प्रॉपर्टी एडवाइज़र हो या डॉक्टर हो, शायद उससे भी अच्छी कोई भी एडवाइस कर दें। अगर हम किसी भी एआई प्लेटफॉर्म की बात करें, तो लोग बहुत अवेयर हैं, लोगों को बहुत समझ आ चुकी है जब से सोशल मीडिया इतना एक्टिव हुआ है। तो लोगों को लेना चाहिए, लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से लें। और लेकिन अगेन, अगर वो ये प्लान करके आ रहे हैं, या वो ये सोच के आ रहे हैं कि ये इस अमाउंट के अंदर वो बहुत कुछ ले लेंगे, ऐसा नहीं है। अगेन, कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सकते। बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जितने पैसे हैं उसके अंदर जो भी लीगल प्रॉपर्टी आ रही है, लीगल से मुराद के उसके डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्लियर हों, ठीक है। किसी किस्म के आगे जाके कोई प्रॉब्लम जनरेट ना हो, आइदर वो प्लॉट हो या फ्लैट हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। बिल्कुल कर सकते हैं, और की भी जा सकती है। अगर कोई रहनुमाई चाहता है तो हम उनको ऐसे ऑप्शन दे सकते हैं आपके तवज्जुह से, तो वो बिल्कुल आएँ, हम गाइड करेंगे, कोई मसला जी नहीं है। 1 करोड़ पे इतनी अमाउंट है कि आप कुछ भी ले सकते हैं। आप अच्छी प्रॉपर्टी, फ्यूचर की अच्छी प्रॉपर्टी के मालिक बन सकते हैं, अगर मैं ये टर्म यूज़ करूँ। प्रेज़ेंट शायद आपको अच्छा ना लगे, ठीक है, लेकिन फ्यूचर की तो गारंटी है कि फ्यूचर अच्छा होगा, सही ठीक है। सही। अब फ्यूचर अगर हम बात करें, शायद 10-15 साल में पता नहीं क्या से क्या हो जाए, तो बिल्कुल अवेल करना चाहिए। तो ये कमेंडेबल आपके लिए जो एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली, तो ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है आम आवाम के लिए। और घर बनाना देखिए इतना आसान नहीं है। तो जो हजरात भी रेंट पे रह रहे हैं, लेट सपोज, अगर मेरे हिसाब से 30-35 हज़ार रुपये आजकल तो एवरेज रेंट होता है किसी भी मतलब फ्लैट इसको का। आप ये कह रहे हैं गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए इस इनिशिएटिव। एग्जैक्टली, देखिए गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, और ये एक अपॉर्चुनिटी है, और मैं समझता हूँ कि लोग अवेल करें इसको, बहुत अच्छी अवेल चीज़ करें है। बिल्कुल। तो जवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, सबसे पहली बात तो ये, और लोगों ने आपको सुना। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि जवाद भाई जो हैं, ये यहाँ कराची के हैं, रियल एस्टेट एजेंट हैं और काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का भी काम देखते हैं। तो अगर आपसे कोई राब्ता करना चाहे तो सर बिल्कुल करें, हमारी काफ़ी साइडें यहाँ पे बन मैं चुकी हैं। आपका नंबर डाल बिल्कुल सकता हूँ, बिल्कुल, आप प्रोवाइड करें, इसमें नो वीडियो में प्रॉब्लम। दे सकता हूँ, आप इजाज़त बिल्कुल दे दीजिए, दें जी। बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए। तो व्यूवर्स, ये थे जवाद भाई। आपने थोड़ा रियल एस्टेट एस्पेक्ट से भी इस लोन के हवाले से देखा। जो आपसे हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी बोला कि ये लोन बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और हमारे जो रियल एस्टेट जवाद भाई हैं, इन्होंने भी बोला कि ये लोन बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और ये वाकई में बहुत अच्छा है। अगर ये बिल्कुल उसी तरीके से इम्प्लीमेंट हो, या उसी तरीके से प्रोसेस हो जैसा गवर्नमेंट ने सोचा है या गवर्नमेंट चाह रही है लोगों के लिए। तो इस वीडियो को इन डिटेल बनाने का मकसद ये था कि काफ़ी सारे ऐसे हजरात हैं, और हमारे ख़ास तौर पे मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि स्ट्रगल करते हैं, पूरी पूरी ज़िंदगियां लग जाती हैं, अपना मकान नहीं हो पाता, महंगाई वैसी ही बहुत ज़्यादा हो रही है, अपने एक्सपेंसेस ही पूरे नहीं होते, कहीं से भी कोई अनरियलिस्टिक अनवांटेड कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस एक आ जाते हैं। तो जो सेविंग्स होती हैं कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास आदमी की वहाँ लग जाती हैं, किसी की शादी आ गई, तकरीब आ गई, इलाज मुआलिज बीमारी, इसमें कहीं ना कहीं आप बंदा पैसे सेव करता है, जोड़ता है कि यार मैं अपना घर के लिए, मकान के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ, तो अचानक से कोई एक मिसहैप हो जाता है तो भाई सारे पैसे वहाँ चले जाते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव है, इसको आप अपने हिसाब से देखें, बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहें, ज़्यादा जिस तरीके से उन्होंने बताया ज़्यादा किसी पे अंधा एतमाद नहीं करना। और वैसे भी बैंक का लोन है, डबल चेक है इसके अंदर, कि कोई आपको वैसे भी धोखा नहीं दे सकता। तो मेरी भी अपनी ये पर्सनल, वैसे तो मैं राय देना मुझे नहीं चाहिए इसके ऊपर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, कि गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया है कॉमनर्स के लिए कि वो सोच रहे हैं। तो व्यूवर्स, ये थी आज की पीएम लोन स्कीम को लेके एक तफसीली वीडियो। तो अगर आपको कोई चीज़ इस वीडियो से कोई इंफॉर्मेशन मिली है, या इस वीडियो से कोई जानकारी आपने हासिल की है, और कोई ऐसी चीज़ जो आपके दिमाग में थी, क्लियर नहीं हो पा रही थी, और आपको पता चली आज, तो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को,
और आप कमेंट करके बताइएगा कोई ऐसा पार्ट हो जिसके अंदर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कीजिएगा। अगर हो सकेगा बिल्कुल मैं आपको कमेंट का रिस्पॉन्स दूंगा। और अगर आपको इस वीडियो का बनाने का मकसद अच्छा लगा हो या फिर मेरा ये जो कोशिश है वो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आगे भी मैं कॉमनर्स के लिए एक अच्छा कंटेंट लेके आने की कोशिश करूंगा। मुझे नहीं पता मेरा कंटेंट अच्छा है बुरा है, ये तो आप ही बताएंगे और आपका रिस्पॉन्स ही बताएगा कि आपको ये अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। जो एक वीडियो थी जहां तक मैं बना सकता था, जितनी डिटेल में मैं इंडिविजुअल कोशिश कर सकता मैंने की। और इंशाल्लाह अगली एक और किसी मौजू के ऊपर एक और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। शुक्रिया।